ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा यूनिट देख रहे हैं। तीसरा यूनिट मैग्नेटिक सर्किट में अगला ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा। ट्रांसफार्मर ऑन लोड एंड नो लोड। ट्रांसफार्मर ऑन लोड, द नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज ए प्रोसीजर used to determine certain characteristics of transformer। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर निकालने के लिए हम नो लोड टेस्ट करते हैं। When it is energized but not supplying any load। नो लोड का मतलब है कोई लोड नहीं लगा, not supplying any load। ठीक है। This test helps to determine the core losses। core losses या दूसरा नाम क्या है इसका, आयरन लॉसेस, and parameters related to magnetizing branch of equivalent circuit of the transformer। दो चीजें निकालेंगे इसमें, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉसेस। कोर लॉसेस को ही हम आयरन लॉस कहते हैं। If the primary winding is applied with an AC supply voltage V1 and the secondary winding is kept open, then the transformer is considered to be on no load। जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं V1 और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर नो लोड पर है। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज V1 एंड अल्टरनेटिंग करंट I0 इसलिए लिख रहा हूँ, या O कह सकते हैं। O मतलब मैं ओपन सर्किट की बात कर रहा हूँ या नो लोड की बात कर रहा हूँ। flows in the primary that creates an alternating flux phi। ये हमने देखा था फैराडेज लॉ के कारण ट्रांसफार्मर में, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे V1 तो एक करंट फ्लो होगा I0 या I0 या IO। प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगा जिसके कारण कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होगा, जिसे हम phi से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फेजर डायग्राम है। द अप्लाइड वोल्टेज टू द प्राइमरी लीड्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है। ये प्राइमरी वोल्टेज है मेरा, ये प्राइमरी वोल्टेज है और ये मेरा फ्लक्स है, लीड कर रहा है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री। ठीक है। दिस फ्लक्स दैट एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिक कोर लिंक्स विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टू इंड्यूस EMF E1 एंड E2। EMF इंड्यूस करेगा। EMF कहाँ इंड्यूस करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में। E1 प्राइमरी वाइंडिंग और E2 सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। दैट लैग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अगेन ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है। ठीक है। E1 E2 से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इंड्यूस्ड EMF को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर E1 मेरा प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF को दर्शा रहा है और E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF को दिखा रहा है। As there is no voltage drop in the secondary winding, voltage drop secondary winding में नहीं है क्योंकि no load कंडीशन में है या ओपन है सेकेंडरी वाइंडिंग, कोई लोड मैंने कनेक्ट नहीं किया है। E2 इक्वल्स टू V2 होगा। The no load current I0 also called as exciting current of the transformer lags the exciting current क्या है मेरा I0 lags the applied voltage V1 by an angle phi O और phi naught। ठीक है। ये मेरा I0 है, ये क्या है, ओपन सर्किट या नो लोड करंट है जो कि लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज V1 से कितना, phi 0 ये एंगल। ठीक है। 5-0 मैं क्यों शो कर रहा हूँ या 5-0 क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओपन की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग जब ओपन है उस समय की बात कर रहा हूँ, तो मेरा सर्किट को फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और ये इट इज ऑब्जर्व दैट द नो लोड करंट I0 हैज टू कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है IM, दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड फ्लक्स इन द कोर। ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है कोर में, एंड इज इन फेज विद द फ्लक्स फाई। ये फ्लक्स के साथ में फेज में है। ठीक है। एक ही फेज में दोनों है,
कोई लैग या लीड नहीं है। द अदर कंपोनेंट IW इज कॉल्ड एज द वर्किंग कंपोनेंट और आयरन लॉस कंपोनेंट। ये मेरा IW है जो कि मेरे वर्किंग कंपोनेंट या आयरन लॉस कंपोनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, दिस आयरन लॉस कंपोनेंट overcomes the hysteresis and eddy current losses occurring in the core। ये कंपोनेंट IW मेरा हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को कम करने का काम कर रहा है या कम से कम रखने का काम कर रहा है। दिस कंपोनेंट ऑफ द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कहाँ है? ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने दिया था उसके फेज में ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट IM इक्वल्स टू I0 sin phi0। ठीक है, phi0 ये एंगल है जो फ्लक्स का हमने निकाला था अभी, phi0। एंड द वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट IW इज इक्वल्स टू, और द आयरन लॉस कंपोनेंट इक्वल्स टू I0 cos phi0। ठीक है, अब यहां पर द नो लोड करंट I0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ IM का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर। मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वर्किंग कंपोनेंट दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे नो लोड करंट के मान के बराबर मिलेगा। द इनपुट पावर ऑन नो लोड इज गिवन एज W0 इक्वल्स टू V1 I0 cos phi0। ठीक है, अब इससे मुझे क्या मिलेगा? नो लोड पावर फैक्टर cos phi0 इक्वल्स टू W0 डिवाइडेड बाई V1 I0। तो इस तरीके से मुझे नो लोड करंट कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, और वर्किंग कंपोनेंट मिल गया। वर्किंग कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम आयरन लॉस कंपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मतलब मैं कोर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे में मेजरमेंट कैसे किया जाता है? वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग में टू मेजर द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, एमीटर कहाँ कनेक्ट हो रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में ही कनेक्ट हो रहा है टू मेजर नो लोड करंट। ठीक है, वॉट मीटर प्राइमरी वाइंडिंग में ही कनेक्ट हो रहा है टू मेजर द इनपुट पावर विच रिप्रेजेंट्स द कोर लॉसेस, और ये पावर मेरे कोर लॉसेस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो कोर लॉस कंपोनेंट, अब मैं करंट की बात कर रहा हूँ मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। तो कोर लॉस या आयरन लॉस कंपोनेंट से मैं करंट का मान निकाल रहा हूँ IW इक्वल्स टू P0 अपॉन V1। P0 अपॉन V1। ठीक है, ये V1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, और ये पावर है जब मेरा सेकेंडरी ओपन है। ठीक, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या कॉपर लॉस कंपोनेंट करंट का मान क्या होगा? IM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ IM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I0 स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर। ठीक है, I0 कहाँ से मिला मुझे? एमीटर से मिल रहा है, और IW मैंने निकाला है P0 अपॉन V1 से। तो मैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या कॉपर लॉस करंट कंपोनेंट मैं निकाल सकता हूँ। द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स कैन देन बी डिटरमाइंड। कोर लॉस रेजिस्टेंस, अब मैं रेजिस्टेंस RC निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोर लॉस को दिखा रहा है या आयरन लॉस रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो RC इक्वल्स टू V1 अपॉन IW, V1 अपॉन IW हमने यहाँ निकाला है। ठीक, इसी तरीके से मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस अगर निकालना है तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM इक्वल्स टू क्या होगा? प्राइमरी वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया है अपॉन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM जो मैंने स्टेप 2 में प्राप्त किया।
ये कैलकुलेशन ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ये न्यूमेरिकल में काम आती है। अब ट्रांसफार्मर नो लोड हम देख चुके हैं, अब ऑन लोड देखते हैं। द ऑन लोड टेस्ट इज एसेंशियल फॉर इवेल्युएटिंग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन. It helps in determining crucial parameters like copper loss, equivalent impedance, voltage regulation and efficiency. ठीक है, तो हम क्या क्या निकाल रहे हैं ऑन लोड टेस्ट से? कॉपर लॉस निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी। ये चार चीजें निकालने के लिए मुझे ट्रांसफार्मर ऑन लोड टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, विच आर वाइटल फॉर द रिलायबल एंड इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन practical application. ठीक है, whenever some variety of load is connected across secondary winding of the transformer is said to be on load. ठीक है, इसके पहले हमने सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखी थी, कोई लोड कनेक्टेड नहीं था। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने लोड कनेक्ट किया है। ये किसी प्रकार का हो सकता है, आर लोड भी हो सकता है, आर एल लोड भी हो सकता है, आर सी लोड भी हो सकता है। ठीक है, द लोड में भी रेजिस्टिव और आर एल मतलब मैं इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, आर मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और आर सी में सी कैपेसिटिव लोड को दिखा रहा है, आर अगेन रेजिस्टेंस। एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर मेड ऑन द मैग्नेटिक कोर, ये हमने देखा था पिछली क्लास में, आर मेड ऑन मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर पे मतलब हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यूजिंग कॉपर वायर, सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशंस के ऊपर हमने कॉपर वायर की वाइंडिंग्स बनाई थी। ठीक है, अब ये वाइंडिंग्स हैं वायर से बनी हुई है, तो सीधी सी बात है उसका रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस, लेट अस अज्यूम दैट दे पोजेस रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। R1 मैं प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, R2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, द लीकेज फ्लक्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग वेरीज लीनियरली विद द प्राइमरी करंट। अब लीकेज फ्लक्स जो वाइंडिंग में हो रहा है, लीकेज फ्लक्स कहाँ होगा? जहाँ पे वाइंडिंग है मेरी। ये हमने पिछली बार देखा था, फ्रिंजिंग में भी देखा था, वहाँ पर जहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है उसके आसपास जो मेरा लीकेज फ्लक्स हो रहा है, ये लीकेज फ्लक्स वेरीज, लीकेज फ्लक्स यहां पे होगा। ठीक है, सेकेंडरी में भी प्राइमरी में भी। द लीकेज फ्लक्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग वेरीज लीनियरली विथ प्राइमरी करंट। अब ये लीकेज फ्लक्स कैसे वेरी करेगा? प्राइमरी करंट से। एंड दैट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग वेरीज विथ सेकेंडरी वाइंडिंग वेरीज विथ सेकेंडरी करंट। These leakage flux may be simulated by assigning primary and secondary leakage inductance with respect to respective winding resistance. अब इसको सिमुलेट कैसे कर रहे हैं हम? कैसे अंदाज लगा रहे हैं? Assuming primary and secondary leakage inductance along with respective winding resistance. Winding resistance के साथ में हम लीकेज इंडक्टेंस मान लेते हैं। Let the reactance corresponding to leakage inductance of primary, leakage inductance of primary X1 से डिनोट कर रहे हैं, और सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस को हम X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The circuit of transformer with its winding resistance and leakage resistance is as shown in figure below. ठीक है, यहाँ पर R1 क्या है? ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसको हम बोलते हैं लो वोल्टेज साइड, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, सेकेंडरी हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी लो वोल्टेज साइड कहा जाता है। ठीक है, E1 E2 क्या है? मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हो रहा है। V1 क्या है? मेरा प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, ZL क्या है? मैंने कोई लोड लगाया हुआ है, उसे मैंने डिनोट किया है ZL से। इसी तरीके से R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और X2 मेरा सेकेंडरी लीकेज इंडक्टेंस है। The value of R1 and X1 cause a voltage drop so that
E1 भी लेस, E1 क्या है, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग, E1 विल बी लेस देन V1। ठीक है, R1 और X1, अब यहाँ पर सिंपल KVL भी अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर दिखेगा कि E1 इज लेस देन V1। सिमिलरली V2 इज लेस देन E2 ड्यू टू R2 एंड X2। ठीक है, इसी तरीके से V2 का मान भी कम होगा, इससे इंड्यूस्ड EMF, सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है E2 उससे। ठीक है, कंसिडरिंग एन RL लोड, the current I2 lags V2 by an angle phi 2. The primary current I1 has two components, the no load current I0 and the current I11 dash. I11 dash that neutralizes the demagnetizing effect of the secondary current I2। ठीक है, तो प्राइमरी करंट I1 में दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट क्या है, मेरा नो लोड करंट कंपोनेंट है I0, और दूसरा है I1 डैश जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है मेरे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को सेकेंडरी करंट I2 के कारण। ठीक है, द एडिशनल MMF due to the load currents in the secondary and primary winding creates fluxes which cancel each other, leaving the original flux। इससे क्या हो रहा है, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। किस कारण से, ये I1 डैश जो करंट है उसके कारण। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I1 डैश विल बी सच दैट N1 I1 डैश इक्वल्स टू N2 I2 और I1 डैश इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, I2 इक्वल्स टू K I2। K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक, तो I1 डैश इक्वल्स टू K I2 और द प्राइमरी करंट ऑन लोड I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, प्राइमरी करंट अब इन दोनों का सम हो जाएगा। अब इसकी जगह पर मैं I1 डैश की जगह पर K I2 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं KVL लगा रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रहा है, V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 Z1। ठीक, अभी Z1 क्या है, ये दोनों, ये मेरा Z1। इसी तरीके से V2 इक्वल्स टू E2 माइनस I2 Z2। Z2 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, द फेजर डायग्राम फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लोड आर एज शोन बिलो। ठीक है, अब यहां पर ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टिव लोड मुझे क्या दिख रहा है, ये I1 डैश इन फेज विथ V1। ठीक है, दिख रहा है। और फिर उसके बाद अगर मैं RL लोड की बात कर रहा हूं तो ये पूरा मेरा फेजर राइट की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे भी दिख रहा phi2 आ गया, यहाँ पे phi1 phi0 वैसे का वैसे ही है। पूरा कंपोनेंट मेरा, ये पूरा ग्राफ जो मैं कहूँगा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब मैं RC लोड की बात कर रहा हूँ, ये RL लोड मतलब मेरा लैगिंग लोड है और RC लोड मतलब लीडिंग लोड है। इसमें मैं देख रहा हूँ तो ये करंट I1 डैश और I2 ये किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो ये फेजर डायग्राम में अगर मैं RC लोड की बात कर रहा हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मैं इंडक्टिव लोड की बात कर रहा हूँ तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये फेजर डायग्राम कोई भी एक याद करिए, बाकी ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएंगे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द अप्लाइड वोल्टेज V लीड्स द मैग्नेटिक फ्लक्स phi by 90 डिग्री। अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V1 लीड्स बाय द फ्लक्स बाय एंगल 90 डिग्री, एंड द सेकेंडरी वोल्टेज V2 इज इक्वल एंड अपोजिट, ये V2 है और ये V1 है। सेकेंडरी वोल्टेज V2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द V1। यहाँ पर मुझे V2 दिख रहा है, अब ये इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों की लंबाई सेम है। लेट ए RL लोड be considered which draws a secondary current I2 lagging V2 by an angle phi2। देख रहा है, अब यहां पर ये phi2 आ गया, यहां पर ये the secondary current I2 lags V2 by an angle phi2। the current I1 dash, ये क्या है, I1 dash represents the primary current that neutralizes the magnetizing effect of demagnetizing effect of secondary current I2। I1 dash यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये क्या कर रहा है, represent the primary current that neutralizes the demagnetizing effect of secondary current I2। ठीक, इसका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। बट I1 dash equals to KI2। KI2 is opposite to I2। अब यहां पर दिख रहा है I2 के अपोजिट ही है। ठीक, IO इज द नो लोड करंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं, I0 इज द नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल phi0। ये मेरा I0 है जो कि लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज V1 से, किस एंगल से, phi0 से। द प्राइमरी करंट I1 इज द फेजर सम ऑफ I0 एंड I1 डैश। यहाँ भी अपने को फेजर में भी दिख रहा है, ठीक है, अभी हमने निकाला था वैसे ही सेम है। द लोड पावर फैक्टर इज गिवन बाय cos phi2 एंड द प्राइमरी पावर फैक्टर इज गिवन बाय cos phi1। ठीक है, द इनपुट पावर टू द ट्रांसफार्मर इज गिवन एज P1 इक्वल्स टू, P1 मतलब प्राइमरी की बात कर रहा हूं, V1 I1 cos phi1, V1 I1 cos phi1 एंड ये क्या है मेरा P1, और P2 क्या है, सेकेंडरी पावर, और द आउटपुट पावर ये V2 I2 cos phi2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। अब भाई हमने किसको कंसिडर किया, RL लोड को, इसी तरीके से बाकी अन्य लोड में भी हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।